हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिफ्टेक सिंप्लीफाइड पे खुशआमदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपरा रूल नंबर 31 को, जो कि बात कर रहा है क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स की। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं रूल्स में। और लास्ट रूल में हमने डिस्कस किया था कि बिड्स आपने जब रिसीव कर ली और उसको ओपन कर लिया और उसके एवल्यूएशन क्राइटेरिया के मुताबिक आपने एवल्यूएशन उसकी कर दी, तो उस एवल्यूएशन क्राइटेरिया या उस एवल्यूएशन प्रोसेस के दौरान अगर बिडर्स की डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन नीडेड है, प्रोक्योरिंग एजेंसीज को कोई डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या अल्टर्ड है या जो भी, उनको किसी किस्म की भी कोई क्लैरिफिकेशन नीडेड है कैपेसिटी के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, स्टाफ के बारे में, सो पेपरा ने अलाउ किया है अंडर रूल 31 कि आप इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्टर को क्लैरिफिकेशन भिजवा सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी फिर बाइंडिंग है कि वो भी उस क्लैरिफिकेशन का आंसर इन राइटिंग सबमिट करेंगे। और यहाँ पे एक और उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि आपका बिड का जो सब्सटेंस है या बिड की जो प्राइस है, वो कतन किसी तौर पे भी इसमें चेंज नहीं हो सकती। ना ही कोई स्पेसिफिकेशंस, ना कोई ड्राइंग, ना कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। सिर्फ एम्प्लॉयर को अगर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन नीडेड है, so they can ask in writing from the contractor or suppliers, and then contractors will also submit the same in writing. So बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां पे हम मजीद इस रूल को देखते हैं कि ये क्या कहता है, इसकी क्लॉजेस क्या हैं, और फर्दर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे with the help of practical examples and case studies. So as I mentioned, the topic for today is clarification of bids, and it has been covered under पेपरा रूल नंबर 31। और रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक प्रिक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2004 की, जो फेडरल पेपरा भी कहलाता है। सो क्लैरिफिकेशन जो है वो एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ प्रोक्योरिंग एजेंसीज मे सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम बिडर्स आफ्टर बिड्स आर ओपन। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट जुज ये भी है कि ये क्लैरिफिकेशन उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब बिड्स, यस ऑफ कोर्स, ओपन भी हो चुकी हैं और इवन एवेल्युएशन की स्टेज के ऊपर हैं। और उस दौरान अगर एम्प्लॉयर को या क्लाइंट को किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन नीडेड है तो वो उनसे ले सकता है। or but ensuring that original bid remains unchanged and there is no uh, chance of change in substance of the bid. सो एग्जैक्टली रूल नंबर 31 क्या कहता है? रूल नंबर 31 की फर्दर फिर दो सब क्लॉजेस हैं, एंड सब क्लॉज 1 says that no bidder shall be allowed to alter or modify his bid after the bids have been opened. However, procuring agency may seek and accept clarifications to the bid that do not change the substance of the bid. किसी भी बिडर को ये इजाजत नहीं है कि वो बिड ओपनिंग के बाद अपनी बिड में किसी किस्म की कोई चेंज करे या एडिशन या डिलीशन करे। लेकिन प्रोक्योरिंग एजेंसी को यहाँ पे एक विंडो और दे दी गई है कि वो अपनी क्लैरिफिकेशंस को दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को या सप्लायर्स को लिख सकते हैं इन राइटिंग रिगार्डिंग एनी ऑफ दी क्लैरिफिकेशन। और फिर कॉन्ट्रैक्टर भी उसको इन राइटिंग ही सबमिट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि कोई सब्सटेंस ऑफ द बिड में कोई चेंज ना हो आपकी क्लैरिफिकेशन मांगने से। एंड सब क्लास 2 जो है वो कहता है कि एनी रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन इन द बिड मे मेड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी shall invariably be in writing. The response to such request shall also be in writing. So client also will also send a letter or request in writing for clarification, and in response जब आपने एज अ कॉन्ट्रैक्टर उसकी रिप्लाई सबमिट करना है तो वो भी इन राइटिंग होगा। सो वर्बल कम्युनिकेशन को आपने अवॉइड करना है, एंड दैट इज नॉट अलाउड। सो एग्जैक्टली इसमें मोटी मोटी चार बातें हमने कर ली कि नो मॉडिफिकेशन ऑफ द बिड्स आफ्टर ओपनिंग, अलाउड नहीं है कोई मॉडिफिकेशन करना बिड की प्राइस में या किसी किस्म के सब्सटेंस के अंदर। प्रोक्योरिंग एजेंसीज में सीक क्लैरिफिकेशन, उनको अलाउड है कि वो क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, बट दैट would be made sure that it is not changing the substance of the bid, and that request would be sent in writing
and response will also be sent in writing by the contractors. So it established the principle of the fairness. Actually, fairness के principle को पेपरा हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पे रखता है और चाहता है कि प्रोसेस जो है वो फेयर तरीके से हो, और किसी किस्म की भी क्लैरिफिकेशन अगर नीडेड है भी सही तो वो इन राइटिंग हो, रिप्लाई भी इन राइटिंग हो, और वो टाइम से या रिजल्ट क्लियर करने से पहले ले ली जाए, ताकि उस क्लैरिफिकेशन की वजह से किसी की बिड रिजेक्ट ना हो, कोई माइनर किस्म की अगर कोई क्लैरिफिकेशन नीडेड है. So it allows procurement agencies to seek clarification when necessary, but strictly prohibits any alteration or modification of the bids. किसी किस्म की मॉडिफिकेशन या अल्टरेशन अलाउड नहीं है, लेकिन प्रोक्योरिंग एजेंसीज के पास एक विंडो है कि वो अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड करवाने के लिए किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं. और ऑल कम्युनिकेशन बोथ वे शुड बी इन राइटिंग, नो वर्बल कम्युनिकेशन इज अलाउड. So no modification of bids, of course, it's an important rule. और ये क्लैरिफिकेशन याद रखिए अगेन कि ये आफ्टर बिड ओपनिंग की बात हो रही है, नॉट बिफोर बिड ओपनिंग या बिड सबमिशन. जो वो बिफोर वाली होती है क्लैरिफिकेशन, उसको रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कहा जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्टर्स या एम्प्लॉयर दोनों जब भी देंगे थ्रू एडेंडम देंगे, और वो सारे बिडर्स के साथ शेयर होगी. और वो बिड ओपनिंग से पहले होगी, प्री बिड मीटिंग में भी हो सकती है, उसके आगे पीछे भी हो सकती है. बट ये जो क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है, ये उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर से ही मांगी जाएगी जिसकी बिड के ऊपर उनको किसी किस्म का कोई डाउट है, या उनका डॉक्यूमेंट्स मिसप्रिंट है, डॉक्यूमेंट उसमें लाइक उसकी एलेबोरेशन नीडेड है फर्दर, किसी किस्म का वेग सेंटेंस है और वो क्लियर नहीं हो रहा. सो उसको क्लैरिफाई करने के लिए वो क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं. सो बिड कैन नॉट बी अल्टर्ड, बिड के सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगी, ना ही फाइनेंशियल में किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं. या बिड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, ना ही स्कोप में ना ही प्राइस में. और बिडर कैन नॉट चेंज यूनिट रेट एंड प्राइस. ऑफ कोर्स किसी किस्म का कोई बीओक्यू आइटम है, उसका रेट वगैरह वो चेंज नहीं हो सकता, और ऑफ कोर्स उससे प्राइस भी चेंज नहीं हो सकती. बिडर कैन नॉट चेंज मेजर टर्म्स एंड कंडीशन, वो भी चेंज नहीं हो सकते. और इस इट प्रोटेक्ट्स दी फेयरनेस ऑफ द कंपटीशन, क्योंकि जाहिर बात है अगर किसी एक को चांस मिलेगा अपने रेट्स को करेक्ट करने का, तो वो फिर मिस प्रोक्योरमेंट होगी और फेयरनेस नहीं होगी बाकियों के साथ. किन ग्राउंड्स में क्लैरिफिकेशन अलाउड है? क्लैरिफिकेशन इज अलाउड फॉर प्रोक्योरिंग एजेंसीज who may request missing explanations, minor information, confirmation of details, understanding of technical aspects. So इस किस्म की माइनर चीजें, कोई माइनर एक्सप्लेनेशन हो, किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग आपको नजर आ रही है और वो उनसे लेनी है, या वो एम्बिगुअस है, या वो मिसप्रिंट है, तो आप उस तरह की चीजें ले सकते हैं. बट द मेन कंडीशन इज that bid substance should not be changed or price of the bid should remain the same. Substance का क्या मतलब है? बार बार ये एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है. Substance of the bid cannot be changed. It means bid price. Bid price भी उसका substance हो सकता है, यूनिट रेट भी substance हो सकता है, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो, कोई डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क हो, स्केड्यूल हो, किसी किस्म का डिलीवरी स्केड्यूल हो गया, मेजर कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स जो हैं वो, उनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती. ओनली एक्सप्लेन कर सकते हैं आप एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को डिटेल के अंदर. अगर आपके एम्प्लॉयर को क्लियर नहीं है और उन्होंने इन राइटिंग पूछा है, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन सबमिट कर सकते हैं. एप्लीकेबल रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ कोर्स वही रहेंगी जो बिड इनिशिएट करते वक्त की डेट की थी. वो हमने कल की वीडियो में भी ये पढ़ा था कि जो भी रूल्स में फर्दर अमेंडमेंट हुई हैं, वो आपने एवोल्यूशन के दौरान कंसिडर नहीं करनी. आपने एवोल्यूशन क्राइटेरिया के अंदर जो भी पॉलिसीज इनिशियली बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दी थी, या बिड इनवाइट करते वक्त दी थी, उस डेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज को आप फॉलो करेंगे. सो रूल्स कैन नॉट चेंज आफ्टर बिडिंग. बिडिंग के बाद या ओपनिंग के बाद कोई रूल्स में चेंज नहीं हो सकते. क्लैरिफिकेशन कैन ओनली एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड एंड नॉट इंट्रोड्यूस न्यू टर्म्स.
कोई भी न्यू टर्म्स वगैरह आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही किसी किस्म का नया स्केड्यूल सबमिट कर सकते हैं, ना ही उसके रेट्स में, उसके डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर सकते हैं। बल्कि आपने एट द टाइम ऑफ बिड इनविटेशन जो भी रूल्स थे उन्हीं रूल्स के ऊपर इसको एवेल्युएट करना है। रिटन कम्युनिकेशन नीडेड बोथ वेज, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, दैट शुड बी इन राइटिंग मेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज टू द बिडर्स, और अगेन द रिस्पॉन्स टू दैट रिक्वेस्ट शुड आल्सो बी इन राइटिंग एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। एंड इसको जो है ना, इस सारी कम्युनिकेशन को अपनी फाइल का हिस्सा बनाना है। दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑफ कोर्स जो आपने क्लेरिफिकेशन, जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे हैं, सो अगर वो फाइल का हिस्सा नहीं होंगे आप, और आप उनकी बेसिस के ऊपर कुछ एवेल्युएशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कल को ऑडिट ऑब्जेक्शन आपके लिए बनेगा। अगर आप फाइल का हिस्सा बनाएंगे और उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे, सो इट कैन रिड्यूस द ऑडिट ऑब्जेक्शंस। फॉर एग्जांपल किस किस्म की क्लैरिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और बिडर ने सबमिट की है, मिसाल के तौर पे कोई लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, बैचिंग प्लांट वगैरह, कंक्रीट मिक्सर वगैरह, इस तरह का कोई रोलर वगैरह, जो भी अगर रोड का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने वो सबमिट की, लेकिन उसमें एम्प्लॉयर चाह रहा है कि उसको उस मशीनरी की टाइप या उसकी मेक या उसका मॉडल या उसकी ओनरशिप स्टेटमेंट, इस तरह की कोई माइनर सी चीजें हैं जो उनको कंफर्म नहीं हो रहा या आपने लिखा नहीं है। सो दे कैन सेंड यू अ लेटर कि जी मिस्टर फलां एंड फलां, आपने ये लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट दी है और अंडर दैट इतने नंबर ऑफ आपने इक्विपमेंट मेंशन किए हैं, बट इसमें इस इक्विपमेंट का आपने मॉडल नहीं मेंशन किया, इसकी ओनरशिप स्टेटस आपने मेंशन नहीं किया, इसकी टाइप मेंशन नहीं की। सो दे कैन आस्क विद इन दैट प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, उसकी ही आप मांग सकते हैं। अब इसमें ये नहीं हो सकता है कि आप उसमें मांगे कि जी आपने तो लिखा नहीं है, लेकिन क्या आपके पास मिक्सर, ट्रांजिट मिक्सर्स हैं? वो कहेगा जी जी मेरे पास ट्रांजिट मिक्सर हैं। तो इस तरह का ये मिस प्रोक्योरमेंट में आएगा। आप विद इन दैट सबमिटेड लिस्ट, अगर आप उन्होंने 10 इक्विपमेंट दिए हैं, तो उन्हीं 10 के अंदर अगर आपकी कोई क्लैरिफिकेशन है, तो वो आप इन राइटिंग मांग सकते हैं। एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की भी आप ना मांग सकते हैं और ना ही वो एडिशनल में सबमिट करेंगे। बिड्स रिमेन अनचेंज, इसको कहते हैं सब्सटेंस ऑफ द बिड। अगर उन्होंने एक्स्ट्रा दिया तो इट मींस उन्होंने 10 की बजाय 11 इक्विपमेंट आप सबमिट कर दिए, सो ये दूसरों के साथ अनफेयरनेस होगी, इसलिए ये अलाउड नहीं है और ये एक मेजर मिस प्रोक्योरमेंट का इशू है। सो बिड्स रिमेन अनचेंज एंड cannot add new equipment or modify the bid price। इस किस्म की कोई प्राइसेस में मॉडिफिकेशन या इक्विपमेंट की न्यू लिस्ट में एडिशन या डिलीशन वगैरह ये नहीं हो सकती। सो वर्क्स की प्रोक्योरमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन का फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है और इसमें क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट की गई है इक्विपमेंट ओनरशिप प्रूफ के बारे में और क्वालिफिकेशन ऑफ साइट इंजीनियर्स। फॉर एग्जांपल आपने 2 या 3 डिप्लोमा होल्डर्स या साइट इंजीनियर्स आपने लिए हैं, मेंशन किए हैं, बट उसके साथ उनकी आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाई या उसके साथ कोई प्रूफ ऑफ सर्विस आपने नहीं लगाया उन्हीं का, सैलरी का वो देखना चाहता है कि जी वाकई ये आपके साथ हैं भी सही। सो दे कैन आस्क जी इनके मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर भिजवा दे मिस्टर फलां एंड फलां के, या इंजीनियर है तो उसका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भिजवा दें। तो इस तरह का अगर किसी क्वालिफिकेशन में किसी की या कोई सर्टिफिकेट है इक्विपमेंट वगैरह की लगी हुई है, तो उसमें उसकी इंश्योरेंस लेना चाहता है, या जो भी छोटी मोटी चीजें लेना चाहता है, उसी इक्विपमेंट की या उसी एम्प्लॉय की जो ऑलरेडी मेंशन हो लिस्ट में, लिस्ट ऑफ स्टाफ में या लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट के अंदर। और इसका मकसद यही है कि वो प्रॉपरली वेरीफाई करके आगे बढ़ें और उसके जो मार्क्स एम्प्लॉयर देना चाहता है वो जस्टिफाइड हो कल को ऑडिट के लिए भी, और अगर दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर ने इस चीज को चैलेंज करना है तो बोथ एंड के ऊपर ये चीज कवर हो। सो कॉन्ट्रैक्टर को चाहिए वो भी इन राइटिंग उसका रिप्लाई सबमिट करें, और एम्प्लॉयर को भी चाहिए कि वो इन राइटिंग रिक्वेस्ट करें क्लैरिफिकेशन की। सो केस स्टडी नंबर 2 में गुड्स का एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, और परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट हमने करना है। सो इसमें क्लैरिफिकेशंस नॉर्मली हो सकती हैं कि किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्लियर ना हो, वारंटी डिटेल्स मेंशन ना की हो, और कंप्लाइंस सर्टिफिकेट्स वगैरह या स्टैंडर्ड्स के ऊपर कोई सर्टिफिकेट ना प्रोवाइड किया हो या उसकी डिटेल फर्दर ना दी हो,
या कोई ट्रेनिंग मैनुअल वगैरह ना लगाया हो, तो इसमें एक्स्ट्रा आप उनसे एडिशनल इस तरह की डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग को मजीद डेवलप करने के लिए। तो सर्विसेज के केस में फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी सर्विसेज है और इसमें क्लेरिफिकेशन रिक्वेस्ट की है, तो इसमें नॉर्मली हो सकता है कि एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में या आपकी जितनी भी एक्सपीरियंस है आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में वो भी आप डिटेल फर्दर मांग सकते हैं कि जी आपने प्रोजेक्ट नंबर सो एंड सो आपने सबमिट किया है और वी वांट टू एक्चुअली वेरीफाई दिस प्रोजेक्ट, सो कैन यू प्लीज सबमिट द एडिशनल रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड बिलो। इसमें आप उसका कंसर्न प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम एंड ईमेल एड्रेस दे दीजिए या फोन नंबर दे दीजिए, उसमें उस कंपनी के किसी सीएफओ का नंबर दे दीजिए, या इस तरह का फॉर एग्जांपल आपने किसी किस्म की कोई क्लेरिफिकेशन भेजनी है। सो विद इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे आप ये नहीं सकते कह सकते कि आपने जी 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं, क्या आपने 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, तो वो कहेंगे जी जी, तो वो तो क्लियर कट आप उनको एक और रूम दे रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट सबमिट करने का। सो इस तरह के आगे हम पढ़ेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। विद इन दैट सबमिटेड डिटेल अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन नीडेड है या आप उसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, सो उसके लिए आप मान सकते हैं कि आपने ये इक्विपमेंट दिया, ये प्रोजेक्ट, ये पर्सन दिया, आप इसकी फला 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 डिटेल हमें सबमिट करें। कोई मेथडोलॉजी डिटेल्स हैं कंसल्टेंसी की, तो वो आप मांग सकते हैं फर्दर, उसका मेथडोलॉजी डिटेल मांग सकते हैं, मॉनिटरिंग प्लान मांग सकते हैं, स्टाफिंग लिस्ट के अंदर कोई क्लेरिफिकेशन आपको है वो मांग सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एक्सप्लेनेशन, उन्होंने कोई स्केड्यूल सबमिट किया है और आप उससे इत्तेफाक नहीं करते, तो आप कहें कि जी आप इसकी जस्टिफिकेशन मुझे सबमिट करें कि इस पीरियड के अंदर ये काम कैसे होगा और आपकी क्या एजम्पशंस हैं। सो वो भी आप मांग सकते हैं। क्लेरिफिकेशन में इन्वॉल्व एक्सपीरियंस ऑफ कंसल्टेंट्स, मेथडोलॉजी डिटेल्स एंड प्रपोज टाइमलाइंस, नॉट मॉडिफिकेशन। उसमें किसी किस्म की आप मॉडिफिकेशन नहीं मांग सकते बल्कि ये माइनर डिटेल्स मांग सकते हैं। लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉमन इश्यूज आते हैं इस रूल में, वो है अलाउइंग बिडर्स टू मॉडिफाई बिड्स, किसी किस्म का कोई रूम उनको दे देना कि वो अपनी बिड की मॉडिफिकेशन कर सकें, वेदर इट इज सॉफ्ट मॉडिफिकेशन और हार्ड, तो मेरे ख्याल मुमकिन नहीं है। हार्ड मींस प्राइस वगैरह, तो सॉफ्ट में कुछ रूम दे देते हैं, लेकिन वो भी मिस प्रोक्योरमेंट में आता है। एक्सेप्टिंग एनी न्यू डॉक्यूमेंट आफ्टर ओपनिंग, कोई भी नया डॉक्यूमेंट आप ओपनिंग के बाद एक्सेप्ट करें, तो ये भी एक कॉमन इशू है या प्रॉब्लम है, आपके लिए भी बन सकता है और ये अलाउड भी नहीं है। वर्बल क्लैरिफिकेशन इंस्टेड ऑफ रिटर्न, रिटर्न की बजाय आप इन राइटिंग में भेजने की बजाय आप वर्बल भेजें या फोन कॉल के ऊपर भेजें, तो वो भी अलाउड नहीं है। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन की कोई कमी रह जाए आपकी उसमें या वर्बल आप भेजें, सो सच प्रैक्टिसेस वायलेट दी रूल 31 एंड मे लीड टू प्रोक्योरमेंट कंप्लेंट्स एंड ऑडिट ऑब्जेक्शंस। तो इस तरह का कोई भी हो इसके आगे पीछे, तो उससे जाहिर बात है ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगा। सो इम्पोर्टेंस फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए ये बहुत जरूरी है क्लैरिफिकेशन वाला चैप्टर या रूल, इसको भी वो देखेंगे कि आपने क्या क्या डिटेल में क्लैरिफिकेशन मांगी थी, सो डायरेक्टली वो इसी पॉइंट की तरफ जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कोई बिड्स में मॉडिफिकेशन तो आपने नहीं की आफ्टर, अलाउ नहीं की आफ्टर ओपनिंग, या क्लैरिफिकेशन रिक्वेस्ट्स वो जो है वर्बल तो नहीं थी, क्या डॉक्यूमेंटेड था, लाइक ईमेल है तो उसका प्रिंट आप लगाएं फाइल के अंदर और इस ईमेल में कॉपी भी करें, अपनी मैनेजमेंट के लोगों को भी, इंटरनल ऑडिटर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको भी जरूर कॉपी करें, ताकि कल को एक्सटर्नल ऑडिटर के वक्त भी ये चीज आपकी क्लियर हो जाए। रिटर्न रिस्पॉन्सेज फ्रॉम बिडर्स, बिडर से भी आपने इन राइटिंग लेना है, वर्बल नहीं लेना, और कोशिश करें कि थ्रू पोस्ट उनसे डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करवाएं, बाय हैंड सबमिशन से अवॉइड करें। ट्रांसपेरेंसी इन एवेल्युएशन प्रोसेस, इससे इंश्योर होता है कि एवेल्युएशन प्रोसेस प्रोसेस आपका ट्रांसपेरेंट है। अगर इसको वायलेट किया गया तो ऑफ कोर्स ऑडिट ऑब्जेक्शन पक्का है और वो ऑडिट पैरा आएगा। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रोक्योरिंग एजेंसीज, एजेंसीज के एंड के ऊपर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सीक क्लैरिफिकेशन ओनली व्हेन नेसेसरी, अगर आपको वाकई चाहिए क्लैरिफिकेशन, आप कहते हैं कि इसके बगैर आपका एवोल्यूशन प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता,
सो तब उसके ऊपर जाइए। और जब भी आप मांगें तो इट शुड बी अ रिटन कम्युनिकेशन, डू नॉट अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ बिड्स एंड कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द करस्पॉन्डेंसेस। सो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं प्रोक्योरिंग एजेंसीज के एंड के ऊपर। कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि वो सबमिट करें इनिशियली अपनी बिड को मुकम्मल, जामे और क्लियर अंदाज में, ताकि एम्प्लॉयर को किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन मांगनी ही ना पड़े। और रिस्पॉन्ड टू क्लैरिफिकेशन इमीडिएटली एंड प्रॉम्प्टली एंड इन राइटिंग। नेवर सेंड एनी वर्बल कम्युनिकेशन और थ्रू मैसेजेस और थ्रू बाई हैंड सबमिशन, इससे भी अवॉइड करें। जब भी आप सबमिट करें उनसे रिसीविंग लें एज अ कॉन्ट्रैक्टर। सो और ईमेल के ऊपर सबमिट करें तो उनकी मैनेजमेंट को भी कॉपी करें। सिर्फ प्रोक्योरिंग प्रोक्योरिंग मैनेजर या प्रोक्योरमेंट सुपरवाइजर्स और आपके दरमियान वन टू वन कम्युनिकेशन ना हो, बल्कि अपनी मैनेजमेंट को भी और उनकी मैनेजमेंट को भी इसमें कॉपी करें। प्रोवाइड रिटन एक्सप्लेनेशन ओनली। जब भी आपसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगी गई हो तो आप उनको कहें कि जी हम इन राइटिंग आपको भिजवा रहे हैं। अवॉइड अल्टरिंग ओरिजिनल बिड। खैर ओरिजिनल बिड को तो आप नहीं कर सकते और उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लियर कट वायलेशन ऑफ द पेपरा रूल्स है। सो अगर आपसे एम्प्लॉयर वर्बल कम्युनिकेशन कर भी रहा है तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके एंड से जो भी सबमिशन हो दैट शुड बी इन राइटिंग। आपके एंड के ऊपर चीज ठीक होनी चाहिए। सो की टेक अवेज इसमें तीन चार किस्म के हैं कि बिड्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर ओपनिंग। जब चीज ओपन हो गई तो उसके बाद कोई किसी किस्म की चेंजेस या उसके सब्सटेंस में, उसकी प्राइस में, उसके स्कोप में नहीं हो सकती। क्लैरिफिकेशन में बी रिक्वेस्टेड इफ नीडेड। प्रोक्योरिंग एजेंसीज को अगर कोई क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो इन राइटिंग भिजवा सकते हैं, लेकिन ये इंश्योर करना है कि सब्सटेंस ऑफ द बिड इज नॉट चेंज्ड ऑन बोथ साइड्स। और दूसरी बात है कि ये कम्युनिकेशन इन राइटिंग होगी, इससे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी प्रिवेल होगी इन राइटिंग से। सो दिस वाज ऑल अबाउट। लेट्स क्विकली रिकैप दिस रूल 31। रूल 31 में हमने मोटी मोटी तीन चार चीजें पढ़ी हैं कि अल्टरेशन ऑफ द बिड्स आफ्टर ओपनिंग इसको कहते हैं क्लैरिफिकेशन। बिफोर ओपनिंग की हम बात नहीं कर रहे। क्लैरिफिकेशन इज अलाउड ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। क्लैरिफिकेशन कैन नॉट चेंज बिड सब्सटेंस और प्राइस एंड रिटर्न रिक्वेस्ट एंड रिटर्न रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड। मेनली यही तीन चार चीजें हैं कि अल्टरेशन बिड के अंदर किसी किस्म की नहीं हो सकती, और एक्सप्लेनेटरी सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन हो सकती है, और दैट शुड बी मेड इन राइटिंग। और कॉन्ट्रैक्टर को भी चाहिए कि वो रिस्पॉन्ड करें इन राइटिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल 31 विच सेज क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, वो भी एक छोटा सा रूल है जिसको कहते हैं रूल 32। एंड द टाइटल ऑफ रूल 32 इज डिस्क्रिमिनेटरी एंड डिफिकल्ट कंडीशंस। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि बिडर्स के लिए आप ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन या अनफेयर सिनेरियो ना पैदा करें ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट ना कर सकें। सो हमारे साथ रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो वो हमें swiftexsimplified@gmail.com के ऊपर जरूर भिजवाइए। सो ये हमारे लिंक्स हैं, आप यूट्यूब और टिकटॉक के ऊपर हमें फॉलो करें। एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम बात करेंगे रूल नंबर 32 की। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।